आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट यानी एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में। ये एक बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो ऑलमोस्ट हर कार्डियक पेशेंट्स का किया ही जाता है। ज़्यादातर कोई भी पेशेंट जब छाती के दुखाव के साथ हॉस्पिटल आता है तो सबसे कॉमन और सबसे यूज़फुल और सबसे सस्ता इन्वेस्टिगेशन जो उसका करवाया जाता है सिंपल ईसीजी के बाद वो ट्रेडमिल टेस्ट है, जो हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज के बारे में और इसके अलावा बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। आज हम आपसे ये बात करेंगे कि ये ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है, किस तरह का टेस्ट है और इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इस इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसे किस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए और उसमें हमारे मैनेजमेंट में क्या मदद मिलेगी उस बारे में बात करेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में। ट्रेडमिल टेस्ट का फुल फॉर्म है ट्रेडमिल टेस्ट यानी TMT, इसका फुल फॉर्म है ट्रेडमिल टेस्ट और इसको ज़्यादातर हर हॉस्पिटल्स में और हर क्लिनिकली कार्डियक सेटअप्स जहाँ पे सब जगह ये टेस्ट अवेलेबल होता है, ज़्यादातर फिजिशियन सेटअप्स में भी ये टेस्ट अवेलेबल रहता है। ट्रेडमिल में बेसिकली हम करते क्या हैं, इसमें बेसिकली एक ईसीजी का एक एडवांस वर्जन है। इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स छाती में लगा दिए जाते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रोड्स हाथों और पाँव में और कुछ इलेक्ट्रोड्स छाती पर लगा दिए जाते हैं, जिसपे जब व्यक्ति एक्सरसाइज करता है या श्रम करता है या एफर्ट करता है तो ईसीजी की रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली मशीन पर आने लगती है। इसमें एक ट्रेडमिल होता है, जैसे घर पे हम एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, जिम में यूज़ करते हैं, वैसे एक ट्रेडमिल होता है जिसमें एक तेज़ी से चलने वाला पट्टा होता है। ये पट्टा एक ग्रेडेड स्पीड के साथ बढ़ता है और ट्रेडमिल का जो ये पट्टे के मूवमेंट है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। बेसिकली ये इनिशियली इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, उसके बाद धीरे धीरे हर स्टेज के में 3-3 मिनट के स्टेजेस होते हैं, उसमें इसकी स्टेज के साथ ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ते जाती है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाती है आदमी को उसमें ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ता है और उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी और स्टैमिना का पता चलता है। साथ ही साथ ये ट्रेडमिल जब हम एक्सरसाइज की सीवियरिटी बढ़ाते हैं तो ट्रेडमिल का इंक्लाइन प्लेन भी बढ़ने लगता है। यानी इनिशियली जब हम ट्रेडमिल करते हैं तो ये फ्लैट रहता है, फिर धीरे धीरे करके कुछ परसेंटेज के साथ हर स्टेज में इंक्लाइन होते जाता है, ताकि आपको जैसे जैसे आप हायर स्टेज पर जाते जाएं आपका एफर्ट जितना रिक्वायर्ड है वो बढ़ते जाए, क्योंकि आपको हर स्टेज के साथ ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन पर दौड़ना पड़ेगा और आपको जिस तरह से पहाड़ चढ़ने पर ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट टॉलरेंस लगता है, ज़्यादा स्टैमिना लगता है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, उसी तरह से ज़्यादा इंक्लाइन पर हम ट्रेडमिल को जब हम करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है और व्यक्ति जल्दी थकता है। तो इससे हम व्यक्ति की एक्सरसाइज टॉलरेंस और एक्सरसाइज कैपेसिटी को जज करते हैं और हर स्टेज के साथ मल्टीपल ईसीजी प्रिंट आउट होते जाते हैं, ताकि हम उसमें असेसमेंट कर सके, समझ सके कि इसमें हर स्टेज में ईसीजी के कैसे चेंजेस आ रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर बेसलाइन ईसीजी में कुछ चेंजेस हैं या बेसलाइन ईसीजी नॉर्मल है तो जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसका ईसीजी में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति बेसलाइन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है, लेकिन वही व्यक्ति जब एक्सरसाइज करने लगता है, दौड़ने लगता है या ज़्यादा मेहनत करता है तो उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट और उसकी एक्सरसाइज करने के लिए जो उसको जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जितना ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हार्ट को, वो बढ़ने लगती है। और जब ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हार्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है तो हार्ट पर एक तरह का स्ट्रेन आने लगता है, जिसकी वजह से ईसीजी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और ये ईसीजी में आए हुए चेंजेस अगर सिग्निफिकेंट होते हैं तो उसे हम पॉजिटिव ट्रेडमिल कैटेगराइज करते हैं और ऐसे लोगों को हम फर्दर इवैल्यूएट करते हैं। बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट का करने का पर्पज़ ये होता है कि ये हार्ट की नलियों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं उसको असेसमेंट करने के लिए और व्यक्ति की एक्सरसाइज टॉलरेंस कितनी है उसको असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। बेसिकली ये ट्रेडमिल टेस्ट अगर कोई भी व्यक्ति छाती का दर्द लेके या कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स या सांस फूलने की तकलीफ या वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह को लेके आता है या कई बार कुछ तरह की धबकारे की अनियमितताओं को लेके भी हॉस्पिटल आता है तो ये ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। इसको करने के लिए खाली पेट होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाश्ता वगैरह करके भी या थोड़ा डिसेंट अमाउंट ऑफ खाना खा के भी ट्रेडमिल को करें तो चलता है, क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट में खाली पेट होने की ज़रूरत नहीं है। रादर खाली पेट होने पर कभी कभार हाइपोग्लाइसीमिया से चक्कर आ सकते हैं, तो अगर आप नाश्ता करके भी इस टेस्ट को करें तो चलेगा। इस टेस्ट को करने में ऑन एन एवरेज 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। हर स्टेज जो है 3 मिनट का होता है, डिपेंडिंग कि आप कितना स्टेज उसमें कवर कर सके। ट्रेडमिल का एक्सरसाइज टाइम बढ़ता है और एक्सरसाइज टाइम खत्म होने के बाद इसको हम पेशेंट को थोड़ी देर बैठा करके ये रिकवरी फेज़ में ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं। यानी हार्ट जब रिलैक्सेशन फेज़ में आता है तो वो ईसीजी के चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, इसको हम असेसमेंट करते हैं। तो बेसिकली इसमें लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें 8 से 10 मिनट एक्सरसाइज का टाइम,
कितना व्यक्ति ज़्यादा चलेगा उसके हिसाब से एक्सरसाइज टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है, और 6 से 7 मिनट रिकवरी फेज़ का टाइम, ये लगभग टोटल मिला के 15 से 20 मिनट का टाइम जैसा हो जाता है। ज़्यादातर ट्रेडमिल पर जब हम पेशेंट को दौड़ाते हैं तो पेशेंट की मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि वो भले थोड़ा सपोर्ट लेना पड़े, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना वो चल सके, जब तक उसकी पूरी तरह से सांस ना फूल जाए और वो चलने के लिए बिल्कुल असमर्थ ना हो जाए, तब तक उसे चलने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर बहुत थोड़ी देर के लिए चलेगा तो ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू काफ़ी कम होता है। जितना ज़्यादा देर व्यक्ति को ट्रेडमिल पर चल सके और इसी चेंजेस ना आए, उतना ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ जाता है। अब इसके प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ट्रेडमिल का प्रोटोकॉल, ज़्यादातर ये ट्रेडमिल अगर किसी व्यक्ति को वही अनस्टेबल है या किसी को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है या उसका हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है, चलने में असमर्थ है, हाथ पाँव के हैंडीकैप है, या किसी को हार्ट की वैल्व्स की बहुत सीवियर है सिग्निफिकेंट बीमारियाँ हैं, वैसे लोगों में यूजली ट्रेडमिल टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। वैसे लोगों में ट्रेडमिल टेस्ट करना थोड़ा कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। ज़्यादातर ट्रेडमिल पर हम एक स्टैंडर्ड ब्रूस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिसमें हर 3 मिनट में मशीन की गति एक निर्धारित स्पीड से बढ़ जाती है और उसका इंक्लाइन प्लेन भी बढ़ जाता है। पर जो लोग ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाते हैं या जिन लोग की उम्र ज़्यादा है या कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाते हैं, तो उस पर एक मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रेडमिल की बढ़ने की गति कंपेरेटिवली स्लो रहती है और इसमें बढ़ने का इंक्लाइन प्लेन का जो लेवल रहता है वो भी कंपेरेटिवली स्लोअर स्पीड से बढ़ता है। तो ज़्यादातर जिन लोगों को भी अगर ब्रूस प्रोटोकॉल पे वो नहीं ट्रेडमिल कर पाते तो उन्हें मॉडिफाइड ब्रूस प्रोटोकॉल यानी स्लोअर प्रोटोकॉल पे दौड़ने को कहते हैं। ज़्यादातर कई लोग ऐसा कहते हैं कि साहब हम तो डेली अपने घर पे चलते हैं, हम तो डेली अपने ऑफिस में चलते रहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करने की क्या फिर भी ज़रूरत है, क्या यह मॉरली इंपॉर्टेंट है? ट्रेडमिल टेस्ट एक्चुअल में बेसिकली हार्ट को एक अलग लेवल पर स्ट्रेस करता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली पेशेंट को एक स्पीड से चलना पड़ता है, जो कि हमारे ऑफिस सेटअप या घर के सेटअप पे जब हम चलते हैं उससे डिफरेंट होता है। वहाँ पे हम थोड़ी देर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, इसमें हमें कंटिन्यूस एक पेस पर चलते जाना पड़ता है, धीरे धीरे गति बढ़ती है, इंक्लाइन बढ़ता है, हार्ट की एफर्ट टॉलरेंस एक्चुअल में जज होती है। तो रेगुलर घर पर चलना और आपके वर्क फील्ड के में चलना या ऑफिस में चलने और ट्रेडमिल टेस्ट में चलने में थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। प्लस इसमें ईसीजी इलेक्ट्रोड्स लगाए रहते हैं और कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग होता रहता है, जो कि हमारे घर और ऑफिस में संभव नहीं है। तो इसीलिए ट्रेडमिल टेस्ट वैसे लोग को भी कराना चाहिए जिनकी अदरवाइज स्टैमिना ठीक ठाक है और जो अपने ऑफिस में या घर पर ठीक ठाक एक्सरसाइज या चल फिर पाते हैं, वैसे लोग को भी ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और कई बार बहुत अच्छा लोगों को लगता है कि हमारा स्टैमिना है, लेकिन फिर भी ट्रेडमिल टेस्ट उनका स्ट्रांगली पॉजिटिव आ जाता है। अगर किसी का ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे कंफर्म करने के लिए हमें एंजियो करना चाहिए। ज़्यादातर ट्रेडमिल टेस्ट के लिए जिन लोग का ब्लड प्रेशर 170/100 से ऊपर है, तो वैसे लोगों में ट्रेडमिल यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडमिल करने में व्यक्ति का स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी का बेसलाइन ब्लड प्रेशर अगर 170 से ज़्यादा है तो उसको ट्रेडमिल करने में थोड़ा संकोच होना चाहिए। उसको यूजुअली ट्रेडमिल 1 से 2 दिन के बाद बीपी जब दवाओं से कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद ही करना चाहिए। और कुछ ऐसी हार्ट की दवाइयाँ भी है जो हार्ट की गति को थोड़ा कम करती है। आइडियली अगर किसी को ट्रेडमिल पर अपना इस्कीमिया देखना है या नली का ब्लॉकेज देखना है तो वो दवाइयों को बंद करके ट्रेडमिल करना चाहिए, तभी हार्ट प्रॉपर इसमें स्ट्रेस हो पाएगा। एक्चुअल में इसमें टारगेट हार्ट रेट का कॉन्सेप्ट भी रहता है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यानी कि अगर किसी की 40 हार्ट उम्र है तो उसका टारगेट हार्ट रेट 220 माइनस 40 यानी 180 होगा। किसी की उम्र अगर 60 या 70 वर्ष है तो उसका टारगेट हार्ट रेट 220 माइनस 60 या 70 यानी कि 160 या 150 जैसा रहेगा। तो टारगेट हार्ट रेट अगर कोई व्यक्ति अचीव कर लेता है तो माना जाता है कि उसने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कर लिया है। ट्रेडमिल में हम व्यक्ति को आइडियली इतना दौड़ाते हैं जब तक वो एक्सरसाइज कर पाता है, या फिर उसका टारगेट हार्ट रेट अगर अचीव हो जाए तो हमें उसे एडिक्वेटली स्ट्रेस्ड किया हुआ माना जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है और उसने 180 का हार्ट रेट अचीव कर लिया तो हम मान सकते हैं कि उसने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कर लिया, और हार्ट इतना अगर स्ट्रेस झेल पा रहा है तो ट्रेडमिल का रिस्पॉन्स हम नेगेटिव मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी दवाओं पर खासकर बीटा ब्लॉकर्स वगैरह पर पहले से है तो उसमें टारगेट हार्ट रेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि वो गति जो है बीटा ब्लॉकर या दवाओं के इफेक्ट से नहीं बढ़ पाएगी। तो वैसे केसेस में ये दवा को बंद करके 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को बुला के फिर से ट्रेडमिल करना चाहिए, तो उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा करेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ट्रेडमिल का हार्ट की नली के ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने में प्रेडिक्टिव वैल्यू 70% से के आसपास रहता है।
यानी कि 20 to 30% केसेस में इसकी रिपोर्ट गलत आ सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है और 30% चांसेस ये कि उसका एंजियो रिपोर्ट नॉर्मल भी आ सकता है। सेकेंडली, अगर किसी का ट्रेडमिल नेगेटिव आता है तो 30% चांस है कि उसके एंजियो में पॉजिटिव या ब्लॉकेज आ भी सकता है। तो ये टेस्ट का 100% परफेक्ट रिजल्ट नहीं होता। 30% केस में ये टेस्ट की रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। अगर किसी का पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है और हमें सिग्निफिकेंट डाउट लगता है कि पेशेंट का रिपोर्ट गलत हो सकती है तो उसे कंफर्म करने के लिए एंजियोग्राफी करना चाहिए। एंजियोग्राफी एकमात्र टेस्ट है जिसमें 100% श्योर हो जाता है कि व्यक्ति को ब्लॉकेज है या नहीं और आगे क्या मैनेजमेंट करना है, प्लस कितने ब्लॉकेज हैं, कितनी नलियों में ब्लॉकेज है, कितना परसेंटेज का ब्लॉकेजेस है, वो सब चीज़ें में एंजियोग्राफी में 100% श्योर पता चल जाती है। उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह सब प्लान कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रेडमिल टेस्ट का इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कितने रिस्क फैक्टर्स हैं और वो कितना देर तक ट्रेडमिल पर चल पाता है, वो टारगेट हार्ट रेट अचीव कर पाता है कि नहीं, और ईसीजी में बेसलाइन कुछ चेंजेस हैं या नहीं। अगर किसी को बेसलाइन ईसीजी में कुछ खराबी है जिसकी वजह से ईसीजी को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो रहा है, या व्यक्ति की एक्सेस टॉलरेंसी कम है, या व्यक्ति की वैल का कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और सिग्निफिकेंट बीमारी है, कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो वैसे लोगों में ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा कम रहता है। वैसे लोगों में ट्रेडमिल करने से भी उतना परफेक्ट रिजल्ट पता नहीं चल पाता। जो लोग अच्छा एक्सरसाइज कर पाते हैं और अच्छा ट्रेडमिल में एफर्ट टॉलरेंस उनका रहता है, उनका प्रेडिक्टिव वैल्यू ट्रेडमिल में कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा रहता है। अगर किसी व्यक्ति के बेसलाइन ईसीजी में सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, वैसे कभी कभी केसेस में हम ट्रेडमिल करना अवॉइड भी करते हैं और डायरेक्ट एंजियोग्राफी भी करते हैं, क्योंकि ऐसे केस में ट्रेडमिल करने के बाद भी कई बार रिपोर्ट थोड़ी डाउटफुल आती है, और ऐसे केसेस में अगर हम ट्रेडमिल करते भी हैं तो भी रिपोर्ट में परफेक्टली पता नहीं चलता। कभी कभार गलत रिपोर्ट आती है और हमें बाद में एंजियो करके उसे कंफर्म करना ही पड़ता है। तो अगर बेसलाइन किसी का ईसीजी ऑलरेडी खराब है तो वैसे केसेस में डायरेक्ट एंजियो भी करें तो ज़्यादा समझदारी रहती है। सिलेक्ट करके केस को आप ट्रेडमिल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे ट्रेडमिल के इंटरप्रिटेशन के बारे में। अगर जैसा कि मैंने कहा, ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू 70% जैसा रहता है। अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसे हमें अगर सिग्निफिकेंट लगता है कि ट्रू पॉजिटिव है तो उसमें केसेस में हमें एंजियो करना चाहिए उसको कंफर्म करने के लिए। एंजियोग्राफी में हार्ट की नली में कॉन्ट्रास्ट डाल के हम मशीन पर एक फोटो ले लेते हैं जिस पर पता चलता है कि नलियों में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है या नहीं। एंजियोग्राफी एकमात्र टेस्ट है जो 100% डेफिनेटिव होता है, जिसमें श्योर शॉट पता चल जाता है कि व्यक्ति की नली में ब्लॉकेज है या नहीं। पर क्योंकि ये टेस्ट इन्वेजिव है और उसमें हार्ट की नली के पास कैथेटर लेके जाना पड़ता है तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हम रूटीनली हर केस में एंजियो नहीं करते। जब ज़रूरत होती है तभी एंजियो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ट्रेडमिल में कितने चेंजेस आए हैं उसके बेसिस पे हम व्यक्ति को ग्रेड भी कर सकते हैं कि इसका ट्रेडमिल माइल्डली पॉजिटिव है, मॉडरेटली पॉजिटिव है या सीवियर पॉजिटिव है। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या सीवियरली पॉजिटिव है वैसे लोगों में ज़्यादातर एंजियो करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उसमें ईसीजी के चेंजेस कितने सीवियर है, यानी माइल्ड या बेसलाइन लेवल से कितना सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहा है एक्सरसाइज लेवल के बाद। एक एसटी सेगमेंट करके एक पैरामीटर होता है जिसको हमें देखते हैं कि वो नॉर्मल से कितना नीचे जा रहा है या एलिवेट हो रहा है, उसको हम असेसमेंट करते हैं कि उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि किसी का ट्रेडमिल पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर किसी का ट्रेडमिल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसमें एसटी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डेविएशन मिल रहा है, वैसे लोगों में श्योर शॉट एंजियो करके कंफर्म करना चाहिए। अगर किसी में माइल्ड चेंजेस है और पेन एटिपिकल है, रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा नहीं है, हमें लगता नहीं क्लिनिकली कि इसको हार्ट रिलेटेड पेन होगा, तो वैसे केसेस में हम वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंजियो करें, वैसा भी कर सकते हैं। वैसे हर केस को हम कंपल्सरी एंजियो करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी केसेस को ट्रेडमिल करने के बाद भी हम अपने क्लिनिकल जजमेंट पर छोड़ देते हैं और कंडीशन बिगड़े तो एंजियोग्राफी करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये प्रैक्टिस में कोई भी केस मिस आउट नहीं होगा और 100% क्लिनिकल जजमेंट और ट्रेडमिल में 100% पता चल ही जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5-10% ऑफ द टाइम्स पेशेंट का कोई ब्लॉकेज हो और हमने पेशेंट का एंजियो नहीं किया और बाद में ब्लॉकेज बढ़ जाए, वैसा भी हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट खुद चाहता है कि नहीं मुझे 100% श्योर शॉट डायग्नोसिस चाहिए, मुझे 100% कंफर्म जानना है कि मेरे को ब्लॉकेज है या नहीं, तो फिर डेफिनेटली हमें एंजियो करना पड़ेगा। पर जिनको माइल्ड चेंजेस हैं या सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, वैसे केसेस में हम कई बार एंजियो थोड़ा टाइम के लिए वेट एंड वॉच भी करते हैं तो भी चलता है। कभी कभी किसी को धबकारे की अनियमितता होती है तो वैसे केसेस में हम ट्रेडमिल इसके लिए भी करते हैं कि चलने के बाद उनका एक्सरसाइज करने के बाद उनका अरिथमिया प्रोवोक हो रहा है कि नहीं, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद गति बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाती है या रिदम एबनॉर्मल तो नहीं हो जाती है, और एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट रेट कितना हो जाता है इसको भी हम असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में जहाँ हृदय की गति कम है
वहाँ एक्सरसाइज के दौरान हार्ट की गति बढ़ाने की स्टैमिना कितनी है उसको भी जज करने के लिए हम ट्रेडमिल करते हैं, जिसे क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस बोलते हैं। इसमें बेसिकली अगर किसी की बेसलाइन हार्ट रेट 30-40 के आसपास है, हम जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान उसकी हार्ट रेट 120 और 130 तक जाती है कि नहीं, टारगेट हार्ट रेट वो अचीव करने में सक्षम है या नहीं, तो हम क्रोनोट्रोपिक कॉम्पिटेंस जज करने के लिए ट्रेडमिल करवाते हैं। अगर व्यक्ति उसमें हार्ट रेट अचीव नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसकी कंडक्शन सिस्टम डिफेक्टिव है और आगे जाके उसको परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा हर केस में परमानेंट पेसमेकर लगेगा वैसा ज़रूरी नहीं है, पर लेकिन सिलेक्टेड केसेस में आगे जाके फॉलोअप हमें करते रहना पड़ता है, ताकि बाद में अगर कंडीशन बिगड़े तो हमें परमानेंट पेसमेकर अगर ज़रूरत पड़े तो करना पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करने के दौरान कोई कंडक्शन ब्लॉक डेवलप करता है या हार्ट में कंडक्शन सिस्टम स्लो हो जाता है, इसका मतलब उसकी हार्ट की कंडक्शन सिस्टम खराब है और वैसे केसेस में आगे जाके परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। तुरंत करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, केस टू केस वेरिएशन हो सकता है, पर ज़्यादातर इस तरह के केसेस जिसमें कंडक्शन सिस्टम खराब है और एक्सरसाइज के दौरान कंडक्शन ब्लॉक्स या ब्राडिकार्डिया या गति कम होना या हार्ट ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं, वैसे केसेस में आगे जाके परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है। एक हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव रिस्पांस भी होता है। हाइपरटेंसिव रिस्पांस का मतलब है कि नॉर्मल जब हम ट्रेडमिल करते हैं तो हर स्टेज के साथ बीपी लगभग 10 to 15 मिलीमीटर बढ़ता है, पर किसी किसी में बीपी बहुत ओवरशूट भी हो सकता है कि यानी 110-120 से सीधा 200-220 चला जाए, वैसा भी हो सकता है, जिसे हाइपरटेंसिव रिस्पांस बोलते हैं। इसको जज करने के लिए हर स्टेज के दौरान ट्रेडमिल में ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है और अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाए तो उसका ट्रेडमिल बंद करना पड़ता है। ऐसे लोगों में ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को बेसलाइन हाइपरटेंशन हो और उनको दवा की ज़रूरत ही पड़े, पर काफ़ी चांसेस है कि इस तरह के लोगों को आगे बीपी की दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। एक हाइपोटेंसिव रिस्पॉन्स होता है, यानी एक्सरसाइज के दौरान बीपी कम होने लगता है। इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट का ब्लड का परफ्यूजन कम हो रहा है और हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो रही है, इससे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ऐसे केसेस को हम पॉजिटिव ट्रेडमिल की कैटेगरी में लेते हैं और ऐसे केसेस में हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर किसी को सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर में ड्रॉपिंग यानी 10 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर एक्सरसाइज के दौरान बीपी ड्रॉप अगर हो रहा है तो वैसे केसेस में हमें आगे एंजियोग्राफी करके कंफर्म करना पड़ता है। एंजियोग्राफी के बाद मेडिसिन हम स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर हम एंजियोग्राफी किसी का पॉजिटिव आता है तो आइडियली तुरंत मेडिसिन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की मेडिसिन अगर हार्ट की बीमारी है तो ही फायदा करेंगी, अदरवाइज फायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान करती हैं। और बिना कंफर्म किए हार्ट की दवाइयाँ नहीं चालू करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट की दवाई एक बार चालू होती है तो ज़्यादातर केस में लाइफ टाइम लेनी पड़ती है जब तक एंजियोग्राफी का रिपोर्ट में कंफर्म या रिफ्यूट डायग्नोसिस ना हो जाए। तो वैसे केस में बेटर है कि आप डायरेक्टली एंजियो करके ही कंफर्म कर लें कि ब्लॉकेज है या नहीं, उसके बाद ही दवा स्टार्ट करें तो अच्छा है। ट्रेडमिल का एविडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ट्रेडमिल सिर्फ देख के दवाओं को स्टार्ट करना कई बार गलत भी हो सकता है। कई बार कई जगह पे अगर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी नहीं होती है तो कई फिजिशियंस कई बार मेडिसिन स्टार्ट कर भी देते हैं, पर ऐसे केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि लो डोज मेडिसिन ही स्टार्ट करें, पूरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन स्टार्ट ना करें, हार्ट की पेन की मेडिसिन स्टार्ट ना करें, और बेटर है कि बने से जितना जल्दी एंजियोग्राफी करके कंफर्म कर लें, उसके बाद ही दवाइयों का ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें। ये वैसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसी के एक्सरे में अगर छोटा सा धब्बा दिखा तो आप डायरेक्टली उसको लंग कैंसर का ट्रीटमेंट चालू नहीं कर देते, आपको पहले सीटी स्कैन करके बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ता है कि उसको ट्यूमर है, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। वैसे किसी को अगर सर दर्द हो तो हम डायरेक्टली बिना कंफर्म किए ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट चालू नहीं कर सकते, हमको पहले MRI करके कंफर्म करना पड़ेगा, बायोप्सी करके टुकड़ा निकालना पड़ेगा, सब कुछ कंफर्म होगा तो ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। वैसे ही हार्ट की बीमारी में भी है कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही है और उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो एंजियो करके इसको कंफर्म करना ज़रूरी है, उसके बाद ही दवा को स्टार्ट करें तो अच्छा है, नहीं तो बिना कारण के अगर हम दवा पेशेंट को देते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। किसी किसी पेशेंट में अगर चलने फिरने की तकलीफ होती है तो वहाँ पर हम हार्ट को स्ट्रेस करने के लिए दूसरे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हम केमिकल, एक डोब्यूटामिन करके केमिकल आता है जिससे हम हार्ट की गति को भी बढ़ा सकते हैं और हार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, वो केमिकल का हम यूज़ करते हैं हार्ट को स्ट्रेस आउट करने के लिए। और ट्रेडमिल में जहाँ पेशेंट नहीं दौड़ पाता वहाँ पेशेंट का मल्टीपल ECGs हम लेते हैं, पेशेंट को केमिकल डोब्यूटामिन और एट्रोपिन से स्टिमुलेट करके हार्ट को, और उसमें ECG चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं वो देखते हैं, और उसके दौरान इको भी देखते हैं पेशेंट का कि उसमें इको चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, उसको असेसमेंट करने के लिए। डायरेक्टली एंजियोग्राफी किसी का हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें कभी कभार जान का खतरा भी हो सकता है, और 80 to 90% पेशेंट जो हमारे क्लिनिकल सेटअप्स में आते हैं उसमें कई बार नॉन कार्डियक पेशेंट ही होता है। तो वैसे केसेस में अगर हम रूटीनली सब पेशेंट का एंजियो करना चालू करेंगे तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होगा और पेशेंट भी परेशान होंगे, अननेसेसरी उनकी हार्ट की और हार्ट की नलियों में भी कुछ डैमेज हो सकता है कभी कभी। तो वैसे केस में हम जब तक श्योर नहीं होता या जब तक
सिग्निफिकेंट डाउट नहीं होता कि उसमें ब्लॉकेज होने का अंदेशा है, तब तक हम एंजियोग्राफी डायरेक्टली नहीं करते हैं। अब बात करेंगे दूसरे रोल्स ट्रेडमिल के बारे में। ट्रेडमिल को अगर व्यक्ति का हमने एंजियोप्लास्टी किया है तो उसके बाद स्टेंट चल रहा है कि नहीं, स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं आया है, कोई नई नली का ब्लॉकेज तो नहीं आया है, ये जानने के लिए भी हम ट्रेडमिल को करते हैं। वैसे केसेस में हर साल में एक बार ट्रेडमिल को करते रहना चाहिए, तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई नया ब्लॉकेज तो नहीं आया। जब भी ट्रेडमिल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हमें मिलता है या पिछले साल के ट्रेडमिल या पिछले बार के ट्रेडमिल से कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें मिलता है, तो फिर हमें एंजियो करके कंफर्म करना पड़ता है कि कोई नया ब्लॉकेज तो नहीं आ गया है, या स्टेंट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं आया है, या बाईपास ग्राफ्ट में कोई रीब्लॉकेज तो नहीं आया है। वैसे ही किसी पेशेंट को अगर किसी पेशेंट को वैल्वुलर हार्ट सर्जरीज वगैरह किया तो उनका एफर्ट टॉलरेंस और उनका स्टैमिना जज करने के लिए भी किया जाता है। कई बार पोस्ट एंजियोप्लास्टी और पोस्ट बाईपास भी व्यक्ति का स्टैमिना जज करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। कई बार किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर अगर है और हार्ट फेलियर में दवाइयों को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, और दवाओं से उसमें सिग्निफिकेंट स्टैमिना में इंप्रूव आ रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए भी हम करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ऐसे केसेस में हमें हर साल 6 महीने में ट्रेडमिल करके देखना चाहिए कि व्यक्ति का स्टैमिना इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो उसमें दवाइयों का डोज भी बढ़ाना पड़ता है, और उसकी एक्सरसाइज की स्टैमिना बढ़ाने के लिए उसको रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि उसका स्टैमिना नेक्स्ट टाइम थोड़ा बेटर मिले। यदि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें कोई और टॉपिक्स पर सब्सिक्वेंट वीडियोस करने चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें।